तो भाई लोग, इस वीडियो में हम BTTH 169 के नॉवल को एक्सप्लेन करने वाले हैं। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि शाओयान को एंशिएंट वॉइड ड्रैगन ट्राइब की सिचुएशन के बारे में पता चलता है कि जियन डेंजर में है और याओ मिंग शाओयान के पास आता है। अब नॉवल में आगे याओ मिंग ने कहा, मैं याओ मिंग ट्राइबल चीफ, अगर मैं अपने दावे को समर्थन नहीं कर सकता तो मैं इतनी कॉन्फिडेंस से बोलने की हिम्मत नहीं करता। शाओयान हंसा। ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड की स्थिति निस्संदेह गंभीर थी। इस समय ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड को साफ तौर पर समझना होगा कि विनाश और अपने स्वाभिमान को छोड़ने में से किसे चुनना है। मैं इस दौरान हेवनली डीमन फिनिक्स ट्राइब की एक्टिविटीज पर नजर रखने के लिए ट्राइब से कुछ एक्सपर्ट्स भेजूंगा। जैसे ही उनके एक्सपर्ट्स मूव करेंगे, मैं भाई शाओयान को इन्फॉर्म कर दूंगा। याओ मिंग ने तुरंत जवाब दिया। वह एक बेहद डिसाइसिव व्यक्ति था। एक बार डिसीजन ले लेने के बाद वह किसी भी काम में हेजिटेशन नहीं करता था। ऐसे में मैं ट्राइब चीफ याओ मिंग को परेशान करूंगा। हम इस दौरान 9 सीरन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब में ही ठहरेंगे। इसके अलावा हमें शायद 9 सीरन स्प्रिंग का सहारा लेना पड़े। 9 सीरन स्प्रिंग का जिक्र करते हुए शाओयान ने काइलिन की ओर देखा। वह 9 सीरन स्प्रिंग की पावर का उपयोग करके काइलिन की फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ाने की योजना बना रहा था। हाँ, ये तो छोटी सी बात है, लेकिन 9 सीरन स्प्रिंग के भीतर की एनर्जी असामान्य रूप से डार्क और कोल्ड है। भाई शाओयान को सावधान रहना चाहिए। याओ मिंग ने हंसते हुए स्प्रिंग की शक्ति के बारे में याद दिलाया। चूंकि स्टोन टैबलेट का मामला सुलझ गया है, हमें पहले अपने ट्राइब में लौटना चाहिए। हेवनली डीमन फिनिक्स ट्राइब से निपटने के लिए कुछ प्रेपरेशंस की जरूरत होगी। याओ मिंग ने अपना विशाल हाथ हिलाया। उसका शरीर मूव हुआ और वह अंडरग्राउंड पैसेज की ओर उड़ गया। शाओयान का ग्रुप धीरे धीरे उसके पीछे चल पड़ा। 9 सेरन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब में लौटने के बाद याओ मिंग ने तेजी से प्रिपरेशंस शुरू कर दी। उसने अभी अभी अपना पोजीशन वापस पाया था। इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुरंत संभालना आसान नहीं था, लेकिन उसके टेम्परामेंट के कारण वह इन मामलों को जल्द ही एफिशिएंटली संभाल लेगा। जब याओ मिंग हेवनली डीमन फिनिक्स ट्राइब से निपटने की तैयारी कर रहा था, तब शाओयान का ग्रुप पूरे दिन रेस्ट करता रहा। अगले दिन वे फिर से 9 सेरन स्प्रिंग के पास दिखाई दिए। 9 सेरन स्प्रिंग के भीतर मौजूद डार्क और कोल्ड एनर्जी एक नॉर्मल एक्सपर्ट के लिए लीथल है, लेकिन 7 कलर्ड हेवन स्वॉलोइंग पाइथन की ऑरा खुद ही डेंस, डार्क और कोल्ड एनर्जी से भरी होती है। शायद केवल तुम ही बिना डर इसके भीतर की एनर्जी अब्सॉर्ब कर सकती हो। चाओयान ने खाइलिन की ओर देखते हुए कहा और फ्लोटिंग कोल्ड मिस्ट से घिरे 9 सीरन स्प्रिंग पर एक नजर डाली। 9 सीरन स्प्रिंग के भीतर की डार्क और कोल्ड पावर एक्स्ट्रॉर्डिनरी है। 9 सीरन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब का कोई एक्सपर्ट भी इसकी गहराई में जाने की हिम्मत नहीं करेगा, लेकिन मेरे लिए यह कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। काइलिन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। उसकी आवाज में प्राइड साफ झलक रहा था। इस दुनिया में एकमात्र 7 कलर्ड हेवन स्वॉलोइंग पाइथन होने के नाते उसे सभी सर्पेंट टाइप मैजिकल बीस्ट से ऊपर होने का अधिकार था। शाओयान मुस्कुराया। उसने अपनी मुट्ठी भींची और एक जेड बॉटल प्रकट हुई। उसके भीतर पिल्स का एक समूह घूम रहा था और बॉटल से बेहद पावरफुल एनर्जी वेव्स निकल रही थी। यह ग्रेट बोधिसत्वा रिटर्न पिल है, एक प्रेशियस 9th टियर पिल। यह तुम्हारी बैनशेंग रेल्म में एडवांस होने की प्रोबेबिलिटी को काफी बढ़ा सकती है। इसे किसी क्रूशल मोमेंट पर लेना, उस समय यह तुम्हारी बहुत मदद करेगी। यह कहते हुए शाओयान ने जेड बॉटल काइलिन की ओर बढ़ा दी। काइलिन ने हल्के से सिर हिलाया। उसने मना नहीं किया। इसके बजाय उसने हाथ बढ़ाकर उस जेड बॉटल को थाम लिया, जिसमें हल्की वार्मथ महसूस हो रही थी। यह ट्रेनिंग आसान नहीं होगी, इसमें काफी टाइम लगेगा। अगर मुझे किसी काम से जाना पड़ा तो मैं याओ मिंग को इंस्ट्रक्शंस दूंगा कि वह आपकी प्रोटेक्शन के लिए कुछ लोगों को भेज दे। काइलिन अपने हाथ में रखी जेड बॉटल से खेल रही थी। उसे पता था कि शाओयान का ग्रुप जल्द ही हेवनली डीमन फिनिक्स ट्राइब के एक्सपर्ट्स को रोकने निकल सकता है, इसलिए उसने कोई कमेंट नहीं किया। उसने सिर घुमाया और अचानक अपनी पतली लंबी आंखें ऊपर उठाईं, जिनमें एक सिडक्टिव भाव था। वह धीरे से आगे बढ़ी और अपने लाल होंठ शाओयान के होंठों पर हल्के से रख दिए। अचानक मिली उस सॉफ्टनेस से शाओयान कुछ पल के लिए खो सा गया। उसका हाथ अनायास ही काइलिन की नर्म, पतली, ऑलमोस्ट बोनलेस कमर पर टिक गया। यह एक रियल टेम्पटेशन था। उस स्नेक लाइक कमर में ऐसा चार्म था जो हल्की मूवमेंट के साथ ही सब कुछ मेस्मराइज कर देता था। उसकी बाहों में समाई सुंदरता ने धीरे से सिर घुमाया। चाओयान उस कोमलता में डूबा हुआ था।
तभी एक सॉफ्ट वॉइस उसके कानों में गूंजी, केयरफुल रहना, याद रखना, तुम्हारी लाइफ इस क्वीन की है। ये शब्द जो कभी उसकी सोल में गहराई से बसे थे, दोबारा सुनकर शाओयान चौंक गया। उसने सिर घुमाया और देखा कि काई लिन के होठों का कोना एक एन्चांटिंग कर्व में बदल चुका था, जैसे किसी मास्टरपीस का फाइनल टच। उसी पल वह जेंटल वुमन अचानक कोल्ड और फर्म लगने लगी। एक पल में ही वर्षों से शाओयान के सामने नरम बनी काई लिन मानो फिर से अतीत की रूथलेस और क्रूअल क्वीन मेडूसा बन गई हो। वही मेडूसा जिसने कभी पूरे जियामा एम्पायर को हिला दिया था और शाओयान को हमेशा सतर्क रहने पर मजबूर किया था। काई लिन के इस सडन चेंज को देखकर शाओयान स्टन्ड रह गया। वह कुछ कहने ही वाला था कि काई लिन और भी मुस्कुरा उठी। उसका ग्रेसफुल बॉडी लहराया और वह एक विशाल 7 कलर्ड हेवन स्वॉलोविंग पाइथन में बदल गई। उस अजगर ने अपनी विशाल पूंछ घुमाई और बिना पीछे देखे सीधे 9 सेरेन येलो स्प्रिंग की ओर दौड़ पड़ी। एक मैसिव वेव उठ खड़ी हुई। जैसे ही काई लिन 9 सेरेन येलो स्प्रिंग में उतरी, झील का पानी उबलने लगा। अनगिनत बबल्स फूट पड़े। उसी क्षण शाओयान ने स्प्रिंग की एनर्जी में वायलेंट फ्लक्चुएशन महसूस की। 9 सीरेन स्प्रिंग के किनारे खड़ा शाओयान कुछ देर तक चुपचाप देखता रहा। अंत में उसने बिटर स्माइल के साथ खुद को संभाला। उसने होंठों को छुआ और कॉम्प्लेक्स इमोशंस के साथ झील की सतह को देखने लगा। शाओ शाओ के जन्म के बाद काई लिन का टेम्परमेंट काफी सॉफ्टन हो गया था। वह शाओयान की हर बात मानने लगी थी, लेकिन अब उसे समझ आ गया था, काई लिन के भीतर अब भी प्राउड और फियर्स क्वीन मेडूसा मौजूद है। उसने खुद को एक गुड वाइफ और मदर बनने के लिए मजबूर किया था, सिर्फ शाओयान और छोटी शाओ शाओ के लिए। एक अच्छी पत्नी और माँ बनने से ज्यादा मैं चाहूंगा कि तुम अपना रियल सेल्फ दिखाओ। शाओयान ने झील की ओर देखते हुए हल्की साई ली। उसका शरीर हिला और वह डीप रवीन के ऊपर निकली एक चट्टान पर प्रकट हुआ। वह वहीं बैठ गया। हेवनली डीमन फिनिक्स ट्राइब के एक्सपर्ट से टकराने से पहले अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाना जरूरी था। येलो स्प्रिंग फिंगर, येलो स्प्रिंग पाल्म, येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर, ये तीनों येलो स्प्रिंग की सुप्रीम पावर्स उस डीमन सेंट की सोल फ्रैगमेंट के जरिए मेरी सोल में समाहित हुई हैं। डीमन सेंट ने इन 3 डाओ पावर्स को कॉम्प्रिहेंड करते हुए जो भी समझा था, वह सब मुझे मिली इंफॉर्मेशन में शामिल है। यह ब्लेसिंग याओ मिंग और बाकी लोग स्टोन टैबलेट से जो सीख रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा है। शाओयान ने आंखें बंद कर लीं, लेकिन ये थॉट्स उसके माइंड में लगातार गूंज रहे थे। हालांकि अभी-अभी शाओयान ने ये 3 ग्रैंड डो स्किल्स हासिल किए थे, फिर भी उसे पूरा कॉन्फिडेंस था कि उसके इस्तेमाल किए गए येलो स्प्रिंग डो टेक्निक्स याओ मिंग के येलो स्प्रिंग फिंगर या येलो स्प्रिंग पाल्म से कई गुना ज्यादा पावरफुल होंगी। दानव संत हुआंग क्वान ने अपने लाइफ टाइम में जो नॉलेज हासिल किया था, वह बिल्कुल भी बेकार नहीं था। चाहे दूसरे लोग डाओ स्किल्स को जैसे भी कॉम्प्रिहेंड करें, क्रिएटर की अंडरस्टैंडिंग को सरपास करना दूसरों के लिए बेहद मुश्किल होता है। डीमन सेंट के ब्लड के भीतर डीमन सेंट हुआंग क्वान की पावर समाहित है। अगर मैं इसे अब्सॉर्ब कर लूं, तो मेरी स्ट्रेंथ में एक्सप्लोसिव ग्रोथ होगा। यह थॉट शाओयान के माइंड में आते ही उसकी हथेली पर गोल्डन ब्लड की एक बूंद प्रकट हो गई। उस बूंद के सामने आते ही आसपास का स्पेस साफ तौर पर कांप उठा। शाओवैन यान ने साफ महसूस किया कि 1000 फीट के रेडियस में मौजूद सारी एनर्जी खींचकर बाहर की ओर बहने लगी। यह सच में डीमन सेंट का एसेंस ब्लड होने के लायक है। इतनी टेरिफाइंग पावर। अपने सराउंडिंग्स को सेंस करते हुए शाओयान हल्के से मुस्कुरा उठा। यह पहली बार था जब उसने इतनी वायलेंट एनर्जी महसूस की थी। यहाँ तक कि नेचर की स्पिरिचुअल एनर्जी भी उसके सामने टिक नहीं पा रही थी। अब्सॉर्ब करने से पहले इसे रिफाइन करना बेहतर रहेगा। शाओयान ने नीचे मौजूद 9 सीरेन येलो स्प्रिंग की ओर नजर डाली। कुछ भी एबनॉर्मल न देखकर उसने राहत की सांस ली। उसने मुंह खोला और सांस छोड़ी। एक फ्लेम बाहर निकली और गोल्डन ब्लड की उस बूंद को पूरी तरह एनवेलप कर लिया। नॉर्मली इस एसेंस ब्लड को सीधे अब्सॉर्ब किया जा सकता था, लेकिन एक्स्ट्रा कॉशन कभी नुकसानदेह नहीं होती। लगभग 3 घंटे तक गोल्डन ब्लड डिवाइन फ्लेम के भीतर जलता रहा, लेकिन उसमें जरा सा भी फ्लक्चुएशन नहीं आया। ऐसा लग रहा था मानो हेवनली फ्लेम का टेरिफाइंग हाई टेम्परेचर उसके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता। करीब 4 घंटे बाद शाओयान ने आखिरकार अपनी आंखें खोली। उसने मुंह खोला और फ्लेम के साथ गोल्डन ब्लड लाइटनिंग स्पीड से उसके शरीर में प्रवेश कर गया। जैसे ही गोल्डन ब्लड शाओयान के बॉडी में दाखिल हुआ,
उसके कपड़े इंस्टेंटेनियसली श्रेड हो गए। एक हॉरिफाइंग एनर्जी वेव उसके शरीर से एक्सप्लोड हुई, जिससे आसपास की डीप रवीन की चट्टानें वायलेंटली कांप उठीं और उनमें कई क्रैक्स फैल गए। शाओयान के पास बाहर की सिचुएशन पर ध्यान देने का समय नहीं था। गोल्डन ब्लड की वह बूंद वायलेंट एनर्जी टॉरेंट्स में बदल चुकी थी, जो एक वाइल्ड हॉर्स की तरह उसके बॉडी के भीतर चारों ओर दौड़ रही थी। यह डिस्ट्रक्टिव पावर ओवरफिल्ड एनर्जी के कारण अनकंट्रोलेबल हो गई थी। उस ब्लड में मौजूद एनर्जी शाओयान की एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा टेरिफाइंग थी। ये बर्जर्क एनर्जी किसी पीक 5 स्टार डाउजन के बॉडी को भी ब्लास्ट कर सकती थी। लकीली मौजूदा शाओयान उस लेवल से बहुत आगे निकल चुका था। भले ही बॉडी के चेंजेस ने उसे मोमेंटरीली शॉक कर दिया हो, लेकिन उसने तुरंत खुद को काम कर लिया। फिर उसने एनर्जी को धीरे धीरे अब्सॉर्ब करना शुरू किया। उसके कंप्लीट कंट्रोल के तहत वाइल्ड हॉर्स जैसी फ्यूरियस एनर्जी भी धीरे धीरे सबमिसिव होने लगी। बर्निंग डिवाइन फ्लेम के नीचे वह शांत होती चली गई और अंत में उसके ट्रेसेस शाओयान के बॉडी के हर हिस्से में फ्यूज हो गए। शाओयान उभरी हुई चट्टान पर बैठा था। उसकी नाक से वायलेंट एनर्जी का एक फियर्स स्ट्रीम बाहर निकला, जिससे वह किसी रेजिंग ड्रैगन जैसा दिख रहा था। वह एनर्जी हवा में डिसॉल्व हुई, घूमती हुई ऊपर उठी और फिर इस वर्ल्ड से कंप्लीटली डिसअपीयर हो गई। लिटिल फेरी डॉक्टर ने धीमी आवाज में कहा, इस पर्सन के हर ट्रेनिंग में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। लिटिल फेरी डॉक्टर खाई के शिखर पर खड़ी होकर उस उभरी हुई चट्टान को देख रही थी, जहां शियाओ यान बैठा था। उसने असहाय होकर हल्की सी आह भरी। शियाओ यान को कल्टीवेशन स्टेट में आए आधा महीना बीत चुका था। इस दौरान उसने अवेकनिंग का कोई भी संकेत नहीं दिखाया था। उसके चारों ओर एक अविश्वसनीय रूप से प्योर एनर्जी बादल की तरह लहरा रही थी। अगर कोई उसे छू लेता तो वह एनर्जी पानी की तरह स्टिकी महसूस होती। लिटिल फेरी डॉक्टर और किंग लिन दोनों नेचुरली समझ गई थीं कि शियाओ यान इस समय ट्रेनिंग के एक क्रिटिकल स्टेज में है। इसी वजह से उसे डिस्टर्ब न करने के लिए वे आपस में भी बहुत धीमी आवाज में बात कर रही थीं। नीचे गहराई की ओर देखते हुए किंग लिन ने कहा, बिग सिस्टर काई लिन की तरफ से भी कोई एक्टिविटी नहीं दिख रही। उसकी नजरें गहरे अथाह सागर की तलहटी पर टिकी थीं। कुछ दिन पहले तक जो झील लगातार उबल रही थी, उसकी सतह अब पूरी तरह शांत हो चुकी थी। पूरा 9 सेरेन स्प्रिंग्स अपनी पुरानी शांति में लौट आया था। कैलिन, जो उसी झील के भीतर थी, उसने भी कोई हलचल नहीं दिखाई थी। हल्की मुस्कान के साथ लिटिल फेरी डॉक्टर ने किंग लिन से कहा, कैलिन ठीक हो जाएगी। 7 कलर्ड हेवन स्वॉलिंग पाइथन होने के नाते ये 9 सेरेन स्प्रिंग्स उसके लिए बिल्कुल फिश इन वाटर जैसा है। वह 9 सेरेन स्प्रिंग्स के भीतर अनगिनत वर्षों से जमा टेरिफिंगली डार्क और कोल्ड एनर्जी को साफ महसूस कर पा रही थी, जो झील के सबसे डीप हिस्से में इकट्ठा थी। वही एनर्जी अब धीरे धीरे कैलिन के शरीर में एब्जॉर्ब हो रही थी। कुछ देर चुप रहने के बाद किंग लिन ने कहा, लगता है अब हमें बस वेट करना पड़ेगा। क्लैन लीडर याओ मिंग के अनुसार हेवन डीमन फिनिक्स ने भी मूवमेंट के साइंस दिखाने शुरू कर दिए हैं। शाओयान की ओर देखते हुए लिटिल फेरी डॉक्टर ने कहा, शाओयान भी जल्द ही अपना काम पूरा कर लेगा। उसने हल्के से सिर हिलाया। उसकी सुंदर निगाहें शाओयान पर टिकी थीं, जो एक धुंधले एनर्जी क्लाउड के बीच बैठा था। उसकी ऑरा धीरे धीरे कंप्रेस हो रही थी। साफ था कि वह सक्सेस के करीब था। किंग लिन ने भी सिर हिलाया। वह पास की एक चट्टान पर बैठ गई और चुपचाप शाओयान की कल्टीवेशन के खत्म होने का इंतजार करने लगी। याओ मिंग पहले ही डीप पिट से 10,000 फीट के दायरे को सील करने का आदेश दे चुका था। उन दोनों के अलावा कोई भी अंदर आकर अभ्यास कर रहे शाओयान और छाई लिन को डिस्टर्ब नहीं कर सकता था। इस इंतजार के दौरान 2 और दिन बिल्कुल शांतिपूर्वक बीत गए। तीसरे दिन की सुबह जैसे जैसे धरती पर हल्की रोशनी फैलने लगी, शाओयान के चारों ओर बना डेंस एनर्जी क्लाउड अचानक वायलेंटली ट्रेम्बल करने लगा। आसपास की नेचुरल एनर्जी मानो किसी अनसीन फोर्स द्वारा खींची जा रही हो और चारों दिशाओं से इकट्ठा होने लगी। अंततः यह शाओयान के ऊपर हवा में एक विशाल एनर्जी स्टॉर्म में बदल गई। इस तूफान का बेस सीधे शाओयान के सिर के शीर्ष से जुड़ा हुआ था। इस अचानक हुए बदलाव ने फेरी डॉक्टर और किंग लिन दोनों को उनकी कल्टीवेशन स्टेट से जगा दिया। इस एबनॉर्मल सीन को देखकर दोनों के चेहरों पर हैरानी साफ दिखाई दे रही थी। ऐसा लगता है कि उसका ट्रेनिंग लगभग पूरा हो चुका है। बादलों के भीतर लिटिल फेरी डॉक्टर के उन शब्दों के बाद शाओयान की कसकर बंद आंखें अचानक खुल गईं।
उसकी आंखों से एक शार्प एनर्जी लाइट निकली और सामने की दीवार में जा समाई, जिससे अननोन डेप्थ के दो काले छेद बन गए। उसने सिर उठाया, मुंह पूरा खोला और जोर से इनहेल किया। 1000 फुट तक फैला वो विशाल एनर्जी स्टॉर्म शाओयान की सांस के साथ ही नीचे आ गिरा। वह एनर्जी उसके गले से होकर उसके शरीर में प्रवेश कर गई। जैसे जैसे शाओयान के शरीर ने और ज्यादा एनर्जी अब्सॉर्ब की, उसके भीतर एनर्जी फ्लक्चुएशंस के क्लियर साइंस दिखने लगे। यह उफनती एनर्जी उसके चारों ओर मौजूद हार्ड स्टोन वॉल्स को चीरती चली गई, जिससे अनगिनत मैसिव क्रैक्स बन गए। भारी भरकम चट्टानें तेज गड़गड़ाहट के साथ नीचे गिरीं और आखिरकार गहरी अबिस में जा समाईं। इस डीप अंडरग्राउंड रीजन से अचानक उठी इस हलचल ने नेचुरली 9 सेरेन डीप अंडरग्राउंड ड्रैगन ट्राइब के कई एक्सपर्ट्स का ध्यान खींच लिया। उनके चेहरों पर शॉक साफ झलक रहा था, लेकिन याओ मिंग के ऑर्डर्स के कारण वे अबिस से सिर्फ 10,000 फीट की दूरी तक ही रह सकते थे और पास जाकर इस एबनॉर्मल सीन को देख नहीं सकते थे। दूर से लाइट की कुछ किरणें चमकीं और गहरी खाई के ऊपर प्रकट हुईं। याओ मिंग के साथ 9 सेरेन डीप अर्थ ट्राइब के 2 बेहद एक्सपीरियंस्ड एल्डर्स वहां दिखाई दिए। इस पल उनकी आंखों में हैरानी थी, क्योंकि वे शाओयान को आसपास की एनर्जी को पागलों की तरह अब्सॉर्ब करते हुए देख रहे थे। शाओयान की ऑरा को महसूस करते हुए एक एल्डर ने कहा, कितनी पावरफुल वन ऑरा है। ऐसा लग रहा है कि मिस्टर शाओ यन तेजी से सेकंड स्टार डॉशेंग की ओर बढ़ रहे हैं, है ना? इस अनुमान को सुनकर याओ मे ने हल्के से सिर हिलाया और जवाब दिया, डायमंड सेंट का ईसेंस ब्लड भले ही बहुत पावरफुल हो, लेकिन डाओशेंग रैंक में एडवांस करना इतना आसान नहीं होता। एडवांस्ड 1 स्टार डाओशेंग तक पहुंच पाना ही कोई छोटी बात नहीं है। एक एडवांस्ड 2 स्टार डाओशेंग होने के नाते वह अच्छी तरह समझता था कि हर छोटा रेल्म पार करना कितना डिफिकल्ट होता है। कुछ सोचने के बाद याओ मिंग ने फिर कहा, हालांकि अर्ली 1 स्टार डूशेंग से सीधे एडवांस्ड लेवल तक पहुंचना, ये मेरी एक्सपेक्टेशंस से कहीं ज्यादा है। अगर उसे डीमन सेंट का पूरा एसेंस ब्लड मिल जाता, तो उसे पूरा कॉन्फिडेंस था कि वह अपनी स्ट्रेंथ को तेजी से 3rd स्टार डूशेंग तक पहुंचा लेता। लेकिन अगर सिर्फ एक ड्रॉप भी मिलती, तो उसे बस इतना भरोसा था कि वह 3 साल के भीतर ब्रेक थ्रू कर लेगा। जब याओ मिंग आकाश में मौजूद एल्डर्स से बात कर रहा था, तभी वह मैसिव एनर्जी स्टॉर्म पूरी तरह शाओयान के शरीर में समा गया। जैसे ही एनर्जी का आखिरी अंश अब्सॉर्ब हुआ, पूरा एरिया धीरे धीरे काम होने लगा। एनर्जी से भरी एक गहरी सांस शाओयान के गले से निकली। वह सांस लिक्विड में बदलकर नीचे फैल गई। यह लिक्विड कुछ विशाल चट्टानों पर गिरा और वे चट्टानें धीरे धीरे क्रिस्टलाइज होकर जेड जैसी चमकने लगीं। शाओयान को कल्टीवेशन रोकते देख याओ मिंग हंसते हुए नीचे उतरा और बोला, हाँ, ब्रदर शाओयान, 1st स्टार डाओशेंग रेल्म में एंटर करने पर आपको बहुत बहुत बधाई। 2nd स्टार डाओशेंग रेल्म में पहुंचना अब बस टाइम की बात है। याओ मिंग की बधाई सुनकर शाओयान ने विनम्रता से मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। उसने अपनी मुट्ठी भींची और भीतर से काफी सेटिस्फाइड महसूस किया। डीमन सेंट के एसेंस ब्लड की सिर्फ एक ड्रॉप ने ही उसे ऑलमोस्ट 2nd स्टार डॉशेंग तक पहुंचा दिया था। यह उसकी इमेजिनेशन से भी बाहर था। अगर उसने पूरा एसेंस ब्लड खुद अब्सॉर्ब कर लिया होता, तो वह याओ मिंग के लेवल तक पहुंच सकता था। हेवनली फ्लेम के कंट्रोल में होने के कारण उसने डीमन सेंट एसेंस ब्लड की ज्यादातर एनर्जी को रिफाइन और अब्सॉर्ब कर लिया था। फॉग के बीच खड़े होते ही उसके शरीर की डूछी अपने आप कपड़ों में बदल गई और उसके फटे हुए कपड़ों की जगह ले ली। इस रेल्म पर डाओची एक थॉट से किसी भी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो सकती थी। लगता है काइलिन अभी भी कल्टीवेशन में है। शाओयान की नजर नीचे मौजूद 9 सीरीन वाटरफॉल पर पड़ी। अपनी परसेप्शन से वह साफ महसूस कर पा रहा था कि उस वाटरफॉल के भीतर मौजूद बाउंडलेस डार्क और कोल्ड एनर्जी एक जाइगैंटिक एग्जिस्टेंस में फ्लो हो रही थी। वह एग्जिस्टेंस 7 कलर्ड हेवन स्वॉलोइंग पाइथन थी, जिसमें काइलिन ट्रांसफॉर्म हो चुकी थी। याओ मिंग की ओर देखते हुए शाओयान ने मुस्कुराकर पूछा, क्लैन लीडर याओ मिंग, हेवन डेमन फीनिक्स ट्राइब के बारे में कोई न्यूज मिली है? याओ मिंग ने सिर हिलाते हुए गंभीर स्वर में कहा, जी हाँ। यह सवाल सुनते ही याओ मिंग के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। उसने धीरे से सिर हिलाया और फिर गंभीर आवाज में ज़ियाओ यान को पूरी जानकारी समझाते हुए कहा, मुझे जो जानकारी मिली है उसके अनुसार हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब ने कुछ एक्सपर्ट्स को एम्प्टी रेल्म भेजा है, ताकि वे इन कुछ दिनों में
3 ग्रेट ड्रैगन आइलैंड्स की मदद कर सकें। हल्की मुस्कान के साथ जियाओ यान ने कहा, तो उन्होंने सच में इंटरफेयर करने का फैसला कर लिया है ना? इस खबर से जियाओ यान को जरा भी हैरानी नहीं हुई। हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब के इरादे शुरू से ही साफ थे। ड्रैगन फिनिक्स ब्लड हासिल करने के लिए वे किसी भी हद तक जा सकते थे। 3 ग्रेट ड्रैगन आइलैंड्स को जीतने के लिए वे हर चीज की अनदेखी करने को तैयार थे। उन्होंने तो अपने दुश्मनों तक को अपने टेरिटरी में आमंत्रित कर लिया था। जाओ यान ने आगे पूछा, इस बार हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब ने कितने एक्सपर्ट्स भेजे हैं? थोड़ा गंभीर होते हुए याओ मिंग ने जवाब दिया, इस बार ज्यादातर लोग डाउजन लेवल के हैं, लेकिन हमें उन सब की चिंता करने की जरूरत नहीं है। असली खतरा सिर्फ 3 लोगों से है। ये तीनों हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब के ग्रेट एल्डर्स हैं और मैजिकल बीस्ट वर्ल्ड में इनकी रेप्यूटेशन बेहद खतरनाक है। भौहें उठाते हुए जियाओ यान ने पूछा, ओ, ये तीनों कौन हैं और इनकी स्ट्रेंथ कैसी है? याओ मिंग ने गहरी आवाज में कहा, ये तीनों हेवन डीमन ट्राइफिनिक्स के नाम से जाने जाते हैं, फंग हुआंग, कुन हुआंग और यिंग हुआंग। फंग हुआंग एक मिड 2 स्टार डाओशेंग है, कुन हुआंग एक एडवांस्ड 1 स्टार डाओशेंग है और यिंग हुआंग एक मिड 1 स्टार डाओशेंग है। धीरे से जियाओ यान ने कहा, 3 डाओशेंग। ये सुनते ही जियाओ यान के चेहरे के भाव हल्के से बदल गए। उसे उम्मीद नहीं थी कि हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब इतनी पावरफुल फोर्स भेजेगी। एंशिएंट वॉइड ड्रैगन ट्राइब के अलावा मैजिकल बीस्ट वर्ल्ड में हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब निस्संदेह दूसरी सबसे शक्तिशाली ट्राइब थी। याओ मिंग ने आगे कहा, ये तीनों बेहद स्ट्रांग हैं। अगर ये मिलकर लड़ें तो 3 स्टार डाओशेंग से भी टक्कर ले सकते हैं। अगर इन्हें 3 ड्रैगन आइलैंड्स की मदद करने दी गई तो ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड खतरे में पड़ जाएगा। जियाओ यान ने चुपचाप सिर हिलाया। किसी भी हालत में हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब को इंटरफियर करने की अनुमति नहीं दी जा सकती थी, वरना ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड अकेले 3 ग्रेट ड्रैगन आइलैंड्स का सामना नहीं कर पाएगा। थोड़ी देर बाद जियाओ यान ने पूछा, वे मूव कब करेंगे? फिर उसने शांत आवाज में कहा, हालांकि 3 डाओशेंग की टीम पावरफुल है, लेकिन इतनी भी डरावनी नहीं कि मैं इंटरफियर करने की हिम्मत न करूं। जियाओ यान की ये बातें सुनकर याओ मिंग की आंखें हल्के से फड़क उठीं। 3 डाओशेंग का सामना करने की बात इतनी शांति से कहना सच में हैरान करने वाला था। थोड़ी सोच के बाद याओ मिंग ने कहा, वे शायद 3 दिनों के भीतर डेजोलेट रीजन की ओर रवाना होंगे। जियाओ यान ने हल्के से सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए पूछा, क्लैन लीडर याओ मिंग, क्या आप हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब पर हमला करने और उन्हें काफी हद तक पंगु बनाने की हिम्मत रखते हैं? याओ मिंग कुछ देर चुप रहा। यह एक साफ चुनाव था, हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब या फिर ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड। अंत में वह हंसा और सिर हिला दिया। याओ शाओतियन ने 3 ग्रेट ड्रैगन आइलैंड्स को चुना था, जबकि याओ मिंग ने ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड को। फैसला लेते हुए याओ मिंग ने कहा, तो फिर हम कल ही निकल पड़ेंगे और एम्प्टी रेल्म की ओर बढ़ेंगे। 3 दिन बाद हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब के लोगों को मार डालेंगे। याओ मिंग की सहमति देखकर जियाओ यान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसकी आवाज में साफ तौर पर किलिंग इंटेंट झलक रहा था। अगली सुबह शाओ यान खाई के किनारे खड़ा था। उसके दोनों हाथ पीठ के पीछे थे। उसकी निगाहें 9 सेरन स्प्रिंग पर टिकी थीं। आज वे हेवन डेमन फिनिक्स ट्राइब की रीइंफोर्समेंट को रोकने के लिए एम्प्टी रेल्म की ओर बढ़ने वाले थे। लिटिल फेरी डॉक्टर उड़कर आई और शाओयन से थोड़ी दूरी पर उतरते हुए बोली, शाओयन, अब समय आ गया है, हमें चलना चाहिए। शाओयान ने हल्के से सिर हिलाते हुए कहा, जी हाँ। उसने अपनी आस्तीन लहराई और एक मैजेस्टिक स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ फैल गई। यह एक स्पिरिचुअल फॉर्मेशन में बदल गई जिसने 9 सीरीन स्प्रिंग को घेर लिया। उसने यहाँ एक डिटेक्शन बैरियर स्थापित किया था। यह न केवल 9 सीरीन स्प्रिंग की रक्षा करता था, बल्कि बैरियर के भीतर किसी भी एक्टिविटी को तुरंत महसूस भी करता था। शाओयान ने काइलिन से कहा, काइलिन, तुम आराम करो और प्रैक्टिस करो। यह जगह 9 सीरीन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब का हेडक्वार्टर्स है। याओ मिंग ने इस क्षेत्र को पहले ही फॉरबिडन ग्राउंड घोषित किया है और सुरक्षा के लिए एक्सपर्ट्स भेजे हैं। तुम्हें डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। अपनी रिट्रीट पूरी करके फॉलिंग स्टार पेविलियन लौट आना चाहिए। शाओयान के होंठ हिले और हल्की डौची की आवाज 9 सीरीन स्प्रिंग में फैल गई। उसने हेजिटेशन छोड़ दी और दूर की ओर बढ़ गया। स्प्रिंग के भीतर से पानी के स्प्लैशिंग की आवाज आई। झरनों की गहराई में स्थित वह विशाल आकृति थोड़ी हिली। 7 रंगों वाली आंखों का एक विशाल जोड़ा धीरे धीरे खुला। हेवन स्वॉलोइंग पाइथन साइलिन ने अपना सिर नीचे करके 9 सीरीन स्प्रिंग के सबसे गहरे हिस्से की ओर देखा। उसकी आंखों में एक विशेष चमक थी,
नाइन सीरीन स्प्रिंग में प्रवेश करने के बाद से ही उसने वेग बेकनिंग महसूस किया। आधे महीने से अधिक समय तक इस संकेत को महसूस करने के बाद अब वह कंफर्म कर सकती थी कि यह बेकनिंग नाइन सीरीन स्प्रिंग की तलहटी से आ रहा था। वह जगह नहीं थी जहां याओमिंग सील किया गया था, बल्कि वह कहीं और भी गहरी थी। हेवनली फ्लेम की सुरक्षा प्राप्त शाओ यान भी इतनी दूर जाने की हिम्मत नहीं करता था। हेवन स्वॉलोइंग पाइथन ने धीरे से कहा, Although the feeling of being protected is quite nice, I still prefer being stronger than you. यह अभी थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन मुझे कम से कम अपना बेस्ट एफर्ट तो देना ही होगा। साइलिन की 7 रंगों वाली आंखें धीरे धीरे ब्लिंक हुईं। उसने तुरंत अपनी इनॉर्मस टेल घुमाई। उसका विशाल शरीर पानी की वेव्स के साथ तेजी से नाइन सीरीन स्प्रिंग की तलहटी की ओर बढ़ गया। याओमिंग ने शाओयान की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, ब्रदर शाओयान, हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब के लोग निश्चित रूप से अपने क्लैन के स्थान से स्पिरिचुअल होल बनाकर एम्प्टी रेल्म में प्रवेश करेंगे। हम पहले ही उसमें प्रवेश कर सकते हैं और किसी भी स्पिरिचुअल फ्लक्चुएशन को महसूस कर सकते हैं। फिर हम उनके रास्ते का जल्दी पता लगा पाएंगे। शाओयान ने सिर हिलाते हुए कहा, जी हाँ। याओमिंग ने आगे कहा, इस बार मैं स्वयं तुम्हारे साथ चलूंगा। मेरे साथ 6 अन्य एल्डर्स भी होंगे। हमारी संख्या हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब से बहुत कम है। फिर भी अगर हम हेवन डीमन 3 फिनिक्स को हरा देंगे तो उन्हें उनके मिशन को पूरा करने से रोक सकते हैं। याओमिंग ने पीछे खड़े 6 एल्डर्स की ओर इशारा किया। शाओयान की नजर चारों ओर घूमी। उनमें से केवल एक सफेद बालों वाला बूढ़ा व्यक्ति था जो उसके हाई स्टैंडर्ड्स पर खरा उतर सकता था, लेकिन वह सिर्फ एक इंटरमीडिएट बैन शेंग था। बाकी 5 लोग लगभग 9th चेंज पीक के डाओ जुन क्लास के थे। एक नजर में ही स्पष्ट हो गया कि यह लाइनअप हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब की लाइनअप से इंफीरियर था। अगली सुबह शाओयान खाई के किनारे खड़ा था। उसके दोनों हाथ पीठ के पीछे थे। उसकी निगाहें नाइन सीरीन स्प्रिंग पर टिकी थीं। आज वे हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब की रीइंफोर्समेंट्स को रोकने के लिए एम्प्टी रेल्म की ओर बढ़ने वाले थे। लिटिल फेरी डॉक्टर उड़कर आई और शाओयान से थोड़ी दूरी पर उतरते हुए बोली, शाओयान, अब समय आ गया है, हमें चलना चाहिए। शाओयान ने हल्के से सिर हिलाते हुए कहा, जी हाँ। उसने अपनी आस्तीन लहराई और एक मैजेस्टिक स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ फैल गई। यह एक स्पिरिचुअल फॉर्मेशन में बदल गई जिसने नाइन सीरीन स्प्रिंग को घेर लिया। उसने यहाँ एक डिटेक्शन बैरियर स्थापित किया था। यह न केवल नाइन सीरीन स्प्रिंग की रक्षा करता था, बल्कि बैरियर के भीतर किसी भी एक्टिविटी को तुरंत महसूस भी करता था। शाओयान ने काइलिन से कहा, काइलिन, तुम आराम करो और प्रैक्टिस करो। यह जगह नाइन सीरीन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब का हेडक्वार्टर्स है। याओमिंग ने इस क्षेत्र को पहले ही फॉरबिडन ग्राउंड घोषित किया है और सुरक्षा के लिए एक्सपर्ट्स भेजे हैं। तुम्हें डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। अपनी रिट्रीट पूरी करके फॉलिंग स्टार पवेलियन लौट आना चाहिए। शाओयान के होंठ हिले और हल्की डूची की आवाज नाइन सीरीन स्प्रिंग में फैल गई। उसने हेजिटेशन छोड़ दी और दूर की ओर बढ़ गया। छप छप। शाओयान और लिटिल फेरी डॉक्टर के जाने के तुरंत बाद नाइन सीरीन स्प्रिंग के भीतर से पानी के स्प्लैशिंग की आवाज आई। झरनों की गहराई में स्थित वह विशाल आकृति थोड़ी हिली। 7 रंगों वाली आंखों का एक विशाल जोड़ा धीरे धीरे खुला। काइलिन ने अपना सिर नीचे करके नाइन सीरीन स्प्रिंग के सबसे गहरे हिस्से की ओर देखा। उसकी आंखों में एक विशेष चमक थी। नाइन सीरीन स्प्रिंग में प्रवेश करने के बाद से ही उसने वेग बेकनिंग महसूस किया। आधे महीने से अधिक समय तक इस संकेत को महसूस करने के बाद अब वह कंफर्म कर सकती थी कि यह बेकनिंग नाइन सीरीन स्प्रिंग की तलहटी से आ रहा था। वह जगह नहीं थी जहां याओ मिंग सील किया गया था, बल्कि वह कहीं और भी गहरी थी। डिवाइन फ्लेम की सुरक्षा प्राप्त शाओयान भी इतनी दूर जाने की हिम्मत नहीं करता था। काइलिन ने धीरे से कहा, सुरक्षित महसूस करना अच्छा है, फिर भी मैं तुमसे ज्यादा पावरफुल होना पसंद करती हूँ। अभी यह थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन मुझे कम से कम अपना बेस्ट एफर्ट तो करना ही होगा। काइलिन की 7 रंगों वाली आंखें धीरे धीरे ब्लिंक हुईं। उसने तुरंत अपनी इनॉर्मस टेल घुमाई। उसका विशाल शरीर पानी की वेव्स के साथ तेजी से नाइन सीरीन स्प्रिंग की तलहटी की ओर बढ़ गया। याओमिंग ने शाओयान की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, ब्रदर शाओयान, हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब के लोग निश्चित रूप से अपने क्लैन के स्थान से स्पिरिचुअल होल बनाकर एम्प्टी रेल्म में प्रवेश करेंगे। हम पहले ही उसमें प्रवेश कर सकते हैं और किसी भी स्पिरिचुअल फ्लक्चुएशन को महसूस कर सकते हैं।
फिर हम उनके रास्ते का जल्दी पता लगा पाएंगे। शाओयान ने सिर हिलाते हुए कहा, जी हाँ। याओमिंग ने आगे कहा, इस बार मैं स्वयं तुम्हारे साथ चलूंगा। मेरे साथ 6 अन्य एल्डर्स भी होंगे। हमारी संख्या हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब से बहुत कम है। फिर भी अगर हम हेवन डीमन 3 फिनिक्स को हरा देंगे तो उन्हें उनके मिशन को पूरा करने से रोक सकते हैं। याओमिंग ने पीछे खड़े 6 एल्डर्स की ओर इशारा किया। शाओयान की नजर चारों ओर घूमी। उनमें से केवल एक सफेद बालों वाला बूढ़ा व्यक्ति था जो उसके हाई स्टैंडर्ड्स पर खरा उतर सकता था, लेकिन वह सिर्फ एक इंटरमीडिएट बैन शेंग था। बाकी 5 लोग लगभग 9th चेंज पीक के डाउजन क्लास के थे। एक नजर में ही स्पष्ट हो गया कि यह लाइनअप हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब की लाइनअप से इंफीरियर था। याओमिंग ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, ब्रदर शाओयान को मुझे दोष नहीं देना चाहिए। याओ शाओतियन और फर्स्ट एल्डर ने हमारी 9 सेरन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब को इतने मिसरेबल हालात में ला दिया है। उसने थोड़ा गहरी आवाज में जोड़ा, अगर याओ शाओतियन और फर्स्ट एल्डर ने बिना किसी वाइल्ड एम्बिशन के हमारा सपोर्ट किया होता तो 9 सेरन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब कितनी स्ट्रांग होती, इसका कोई अनुमान नहीं है। कम से कम इतनी वीक नहीं होती कि हेवन डेमन फिनिक्स ट्राइब से इतना पीछे रह जाए। शाओयान ने हंसते हुए सिर हिलाया और कहा, हाँ हाँ, ट्राइबल चीफ याओमिंग क्या कह रहे हैं? अच्छा ही है कि आप मदद देने को तैयार हैं। उसकी नजरें लिटिल फेरी डॉक्टर और चिंगलिन पर पड़ी। इस ट्रेनिंग के दौरान दोनों लेडीज और बानशेंग क्लास के बीच अभी भी काफी गैप था, लेकिन अगर ये कोऑपरेट करें तो कोई भी डाउजन क्लास का एक्सपर्ट इनके सामने मैच नहीं कर पाएगा। बानशेंग एक्सपर्ट का सामना करते समय भी ये दोनों अच्छे से होल्ड कर सकती थीं। यह सच में बड़ी मदद साबित हो सकता था। शाओयान ने कहा, अब समय है, हमें चलना चाहिए। याओमिंग ने मुस्कुराते हुए हाथ हवा में हिलाया। अचानक एक डार्क ब्लैक स्पिरिचुअल क्रैक उभर आया। फिर उसने दोनों हाथ खींचे और स्पिरिचुअल टनल सभी के सामने प्रकट हो गया। याओमिंग ने कहा, चलो। शाओयान ने बिना हेजिटेशन तुरंत क्रैक में कदम रखा। लिटिल फेरी डॉक्टर और चिंगलिन उसके पीछे पीछे चली। याओमिंग ने बचे हुए एल्डर्स से कहा, सभी रिमेनिंग एल्डर्स, मैं इस दौरान 9 सीरीन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब को आप लोगों पर छोड़ दूंगा। एल्डर्स ने सम्मानपूर्वक जवाब दिया, अंडरस्टूड। याओमिंग ने उनकी जवाब सुनकर सिर हिलाया और कहा, अब हमें भी चलना चाहिए। उसने अपनी आस्तीन हिलाई और स्पिरिचुअल क्रैक में कदम रखा। 6 एल्डर्स उसके पीछे पीछे चल दिए। जैसे ही आखिरी व्यक्ति क्रैक में गया, स्पिरिचुअल क्रैक धीरे धीरे गायब होने लगा। अंततः वह पूरी तरह दिखाई नहीं दिया। एम्प्टी रेल्म पूरी तरह शांत था। कभी कभी ब्लैक स्पेस से एक्सट्रीमली इंटेंस स्पिरिचुअल फ्लक्चुएशन निकलती, जिससे कई क्रैक्स जैसे फिरोशियस जायंट माउथ्स उभरते। ची, एक क्रैक ने क्वाइट एम्प्टीनेस को चीरते हुए कई ह्यूमन फिगर्स को बाहर आने दिया। वे धीरे धीरे डार्क ब्लैक स्पेस में प्रकट हुए। शाओयान ने सिर घुमाते हुए पूछा, यह जगह हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब के एंट्री पॉइंट से कितनी दूर है? उसने याओमिंग की ओर देखा। याओमिंग क्रैक से बाहर निकलते हुए आगे बढ़ा और जवाब दिया। याओमिंग ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हाँ, आराम करो। मैंने हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब में जो स्पाई रखा है उस पर स्पिरिचुअल इम्प्रिंट है, इसलिए मैं इस स्पेस में हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब की पोजीशन महसूस कर सकता हूँ। अगर वे अपनी ट्राइब से मूव करेंगे तो निश्चित रूप से उसी एरिया में दिखाई देंगे। उसने अपनी आंखें बंद की और थोड़ी देर सेंसिंग की। फिर उसने उन्हें खोलकर नॉर्थ की ओर देखा। याओमिंग ने कहा, चलो। उसके शब्द सुनते ही याओमिंग ने लीड लेते हुए एम्प्टी स्पेस में कदम रखा और तेजी से आगे बढ़ा। जब वह अपनी 100 फुट रेडियस में पहुंचा तो वाइल्ड और वायलेंट केओटिक स्पिरिचुअल फ्लो अपने आप गायब हो गया। डूशेंग क्लास तक पहुंचने पर एम्प्टी स्पेस के भीतर टेरिफाइंग केओटिक फ्लो अब कोई थ्रेट नहीं रहा। शाओयान ने हाथ हिलाते हुए धीमी आवाज में कहा, प्रिपेयर योरसेल्व्स। हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब के लोग अब पहुंचने ही वाले हैं। एम्प्टी रेल्म पूरी तरह साइलेंट था। केओटिक स्पेशल फ्लो लगातार उफान मार रहा था, अपने अंदर एक फेटल डेंजर छुपाए हुए। अचानक इस खामोशी के बीच तेज रशिंग विंड की आवाज गूंजी। दूर अंधेरे में लाइट का एक बड़ा क्लस्टर उभरा और फिर लाइटनिंग स्पीड से पास आ गया। उसके साथ उठी वायलेंट हवा ने केओटिक स्पेशल फ्लो तक को फाड़ डाला। कुनहुआंग ने रेड रोब्ड वुमन के बगल में चलते हुए भारी और होर्स आवाज में कहा, बिग सिस्टर, तीनों ग्रेट ड्रैगन आइलैंड्स ने ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड पर हमला कर दिया है। अगर उन्हें हमारी मदद मिल जाए तो वे निश्चित रूप से ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड को हरा देंगे। उसके बोलते ही उसके मुंह से एक अजीब सक्शन फोर्स फैल गई। यही कुनहुआंग था जिसके हाथ लगे दुश्मन अक्सर निगल ली जाते थे।
उसकी फेरोशियस रेपुटेशन इतनी भयानक थी कि कई एक्सपर्ट्स उसका नाम सुनते ही कांप जाते थे। रेड रोब्ड वुमन ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, इतनी जल्दी करने की जरूरत नहीं है। उन्हें आपस में थोड़ी देर और लड़ने दो। जितनी ज्यादा मौतें होंगी उतना ही बेहतर होगा। यिंग हुआंग ने अपने शेडी चेहरे पर अजीब मुस्कान के साथ कहा, ही 3 ग्रेट ड्रैगन आइलैंड्स का हमसे मदद मांगना, यह वाकई अनएक्सपेक्टेड है। रेड रोब्ड वुमन ने हल्की हंसी के साथ कहा, ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड को खत्म करने और ड्रैगन फीनिक्स ब्लड लाइन हासिल करने के बाद तीनों ग्रेट ड्रैगन आइलैंड्स का सफाया होना सिर्फ समय की बात होगी। उसने अपनी आस्तीन हिलाई और स्पीड बढ़ाने ही वाली थी कि अचानक उसके दिल में डेंजर का एहसास गूंज उठा। उसके प्रतिक्रिया देने से पहले ही क्योटिक स्पेशियल फ्लो के भीतर से एक के बाद एक बेहद शक्तिशाली डू ची पिलर्स फट पड़े। ये पिलर्स बेहद शार्प थे और पल भर में हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब के समूह में घुस गए। चारों ओर दर्दनाक चीखें गूंजी। रेड रोब्ड वुमन गुस्से से दहाड़ उठी, कौन हो तुम कावर्डली लोग? हमारे हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब पर एम्बुश करने की हिम्मत कैसे हुई? तुम मौत को बुला रहे हो। अब जाकर उसने पूरी तरह होश संभाला। एक पल में हुए भारी नुकसान को देखकर उसका गुस्सा फूट पड़ा। उसने नीचे केओटिक स्पेशल फ्लो को पकड़ लिया। उस जगह की स्पेस मुड़ गई और बैंग के साथ वायलेंट स्पेशल एक्सप्लोजन हो गया। अचानक एक जोरदार हंसी गूंजी। हाँ, अगर हम कावर्ड हैं तो फिर तुम्हारे हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब को इंटरसेप्ट करने क्यों आए? हंसी के साथ ही केओटिक स्पेशल फ्लो 2 हिस्सों में बंट गया। एक फिगर उसमें से तेजी से बाहर निकली और हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब के सामने आकर रुकी। उसके दोनों हाथ लहराए और मॉन्स्ट्रस ऑरा चारों ओर फैल गया। उस फिगर ने कहा, हेवन डीमन 3 फिनिक्स, सैकड़ों साल हो गए मिले हुए। कैसे हो? फंग हुआंग की आंखों में मर्डरस इंटेंट उभर आया। उसने याओमिंग को घूरते हुए कहा, तुम कौन हो? उसका चेहरा गंभीर हो गया। याओमिंग, तुम अब भी जिंदा हो? कुन हुआंग और यिंग हुआंग चौंक गए। वह ओल्ड डीमन, क्या वह कल्टीवेशन के दौरान कंट्रोल खोकर मर नहीं गया था? याओमिंग हंस पड़ा। ही, जब तुम तीनों ओल्ड डीमंस अभी तक जिंदा हो तो मैं इतनी आसानी से कैसे मर सकता हूँ? फंग हुआंग ने ठंडी और सिनिस्टर आवाज में कहा, चाहे तुम कैसे भी जिंदा रहे हो, लेकिन तुम काफी बोल्ड हो गए हो। क्या सच में तुम्हें लगता है कि सिर्फ सेम रैंक होने की वजह से तुम मेरी ट्राइब के ऊपर चढ़ सकते हो? याओमिंग ने ठाका लगाया। हाँ, हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब हमेशा से ही ग्रैंड तरीके से एक्टिंग करती आई है। उसी पल याओमिंग के पीछे स्पेस में हल्का फ्लक्चुएशन हुआ और एक नई फिगर धीरे धीरे सबके सामने प्रकट हो गई। फंग हुआंग ने याओमिंग के पास ह्यूमन फिगर को देखकर हल्का चौंकते हुए कहा, तुम कौन हो? उसकी एक्सप्रेशन थोड़ी बदल गई थी। उसने महसूस किया कि यह ह्यूमन फिगर वास्तव में एडवांस्ड 1 स्टार डू शेंग था। शाओयान! पीछे खड़ी फंगचिंग एयर और ज्यू फंग ने अनैच्छिक रूप से चीख मारी और चौंक उठी। फंग हुआंग ने दांत पीसते हुए पूछा, शाओयान, तुम ही हो वो मुख्य दोषी जिसने हमारे हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब को ड्रैगन फिनिक्स ओरिजिन फ्रूट हासिल करने से रोका? शाओयान ने मुस्कुराते हुए कहा, लगता है मैं हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब में काफी प्रसिद्ध हूँ। कहते हुए उसने कैजुअली ज्यू फंग और फेंग छिंग एयर की तरफ देखा। दोनों हल्का कांप उठे। 2 साल बाद की यह मुलाकात थी। फेंग छिंग एयर की स्ट्रेंथ लगभग स्टैग्नेंट थी, शायद बोन्स चेंज के बाद आए असर की वजह से। ज्यू फेंग दाओजुन के 9th चेंज पीक पर पहुंच चुका था, बानशिंग क्लास से बस 1 कदम दूर। क्लियरली यह भविष्य का ट्राइबल चीफ बहुत टैलेंटेड था। फंग हुआंग ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे एक्सहेल किया। उसकी आंखें डार्क और सॉलेम हो गईं। याओमिंग, क्या तुम 9 सेरेन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब और हेवन डेमन फीनिक्स ट्राइब के बीच फुल स्केल युद्ध शुरू करना चाहते हो? याओमिंग ने हाथ फैलाकर हंसते हुए कहा, मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। मुझे भी मदद के लिए बुलाया गया था। फर्क बस इतना है कि मैं 3 ग्रेट ड्रैगन आइलैंड्स की मदद नहीं कर रहा, बल्कि ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड की मदद कर रहा हूँ। उसकी आवाज में कोई डर नहीं था। फेंग हुआंग की फेरोशियस रेप्यूटेशन उसे इंटिमिडेट नहीं कर सकती थी। शाओयान ने मुस्कुराते हुए कहा, आप तीनों अगर अभी अपने लोगों को लेकर लौट जाओ तो हम हमला नहीं करेंगे। शेडी फेस्ड फंग हुआंग ने ठंडी और गंभीर आवाज में कहा, तुम कौन होते हो हमें वापस लौटने का आदेश देने की हिम्मत? और अगर हम लौट भी जाएं, तो क्या तुम्हें लगता है ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड सुरक्षित रहेगा? 3 ग्रेट ड्रैगन आइलैंड शायद पहले ही घेर चुके हैं। जब तुम पहुंचोगे तुम्हें शायद सिर्फ बंजर जमीन ही मिलेगी। शाओयान ने अपनी आस्तीन के नीचे मुट्ठी भींच ली।
तीनों विशाल ड्रैगन आइलैंड्स की इतनी बेचैनी देखकर उसे आश्चर्य हुआ। वे पहले ही अटैक करने वाले थे। शाओयान ने भौहें चढ़ाकर शांत स्वर में कहा, तुम्हें अब इस एम्प्टी रेल्म से निकल जाना चाहिए, वरना तुम में से कोई भी यहाँ से बाहर नहीं जा पाएगा। उसके शब्द सुनकर फंग छिंग एयर और ज्योफंग चौंक उठी। 2 साल में यह आदमी काफी एरोगेंट हो गया था। इस यात्रा में कुल 3 ग्रैंड एल्डर्स थे। सभी के पास वास्तविक डाओशेंग स्ट्रेंथ थी। ये इस दुनिया के पीक एग्जिस्टेंसेस थे। शाओयान के अपमानजनक शब्द सुनकर यिंग हुआंग की आंखों में भयंकर क्रोध चमक उठा। युवक, जब मैं बूढ़ा होकर दूसरी कॉन्टिनेंट पर राज कर रहा था, तब तुम्हारी माँ का जन्म भी नहीं हुआ था। उसके शरीर से मॉन्स्ट्रस डूची स्टॉर्म की तरह फट पड़ा। फंग हुआंग ने आइस कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ चिल्लाया, किल। उसकी आवाज मर्डरस इंटेंट से भरी थी। हालांकि याओमिंग की ताकत उससे कुछ ज्यादा लग रही थी, फिर भी उनके पक्ष में 3 एलीट डाओशेंग थे। दूसरी ओर विरोधी पक्ष के पास केवल 2 डाओशेंग थे। इस एडवांटेज के कारण वे सिंपल विथड्रॉल नहीं कर सकते थे। याओमिंग ने सिर उठाकर जोर से हंसते हुए कहा, हाँ, ठीक है, ये किंग देखेगा कि इन वर्षों में तुम्हारे स्काई डीमन 3 फीनिक्स में कितना सुधार हुआ है। उसने तुरंत अपने शरीर को तेजी से आगे बढ़ाया। फंग हुआंग ने ठंडी हंसी के साथ कहा, मैं तुमसे खुद लड़ूंगी। ज़ुई, कुन हुआंग, तुम दोनों उस ब्रैट से निपटो। यिंग हुआंग, बाकी लोगों को मारने के लिए आगे बढ़ो। उसका शरीर बिजली की तरह आगे बढ़ा और बिना रुके याओ मिंग से जोर से टकरा गया। अगले ही पल दिल दहला देने वाले एनर्जी स्टॉर्म्स की लहरें एक के बाद एक फुट पड़ी। शाओयान जोर से हंसा और बोला, तुम में से एक मुझे नहीं रोक पाएगा, तुम्हें दोनों को साथ आना पड़ेगा। उसका शरीर हिला और वह सीधे कुन हुआंग के सामने प्रकट हो गया। गोल्डन लाइट फूटी, उसका शरीर अचानक विशाल हो गया। एक्सटर्मिनेशन पावर से भरी एक फिस्ट बेरहमी से आगे बढ़ी। कुन हुआंग दहाड़ा, डिवाउरिंग द वर्ल्ड। शाओयान के भयानक अटैक को महसूस करते ही कुन हुआंग का चेहरा बदल गया। उसने मुंह चौड़ा किया और काली वेपर उफान मारने लगी। पल भर में ही वह 1000 फुट लंबे फेरोशियस माउथ में बदल गया, जो शाओयान की फिस्ट को निगलने दौड़ा। शाओयान ने ठंडी हंसी के साथ कहा, भूख काफी बड़ी है तुम्हारी, जरा ब्लोटेड होने से बचकर रहना। उसकी बांह जोर से कांपी। विशाल काला वेपर माउथ फोर्सफुली चकनाचूर हो गया। बची हुई शक्ति सीधे कुन हुआंग के शरीर में जा घुसी। कुन हुआंग के मुंह से कराह निकली। वह 100 मीटर से भी ज्यादा पीछे उड़ गया और बड़ी मुश्किल से रुक पाया। शाओयान को देखते हुए उसकी आंखों में साफ शौक था। दोनों एडवांस्ड 1 स्टार डाओशेंग थे, लेकिन शाओयान की बैटल स्ट्रेंथ असामान्य रूप से टेरिफाइंग थी। यिंग हुआंग ने चौंक कर पुकारा, सेकंड ब्रदर। जो पहले लिटिल फेरी डॉक्टर के ग्रुप से निपटने वाला था, वह कुन हुआंग को पीछे उड़ते देख बुरी तरह चौंक गया। एक पल की हेजिटेशन के बाद वह आगे बढ़ा और कुन हुआंग के पास आ खड़ा हुआ। यिंग हुआंग ने गंभीर आवाज में कहा, इस आदमी में कुछ गड़बड़ है, हमें मिलकर इसे जल्दी खत्म करना होगा। यह सुनकर कुन हुआंग थोड़ा झिझका, लेकिन अंत में दांत भींचकर सिर हिला दिया। पहले एक्सचेंज ने उसे साफ समझा दिया था कि वह अकेले शाओयान का मुकाबला नहीं कर सकता। यह बात उसे भीतर ही भीतर दबा रही थी। दूर से यह सब देख रही फंग छिंग एयर और ज्यूफंग के चेहरे फीके पड़ चुके थे। उनकी आंखें डिसबिलीफ से भरी थीं, जो उस गोल्डन फिगर को घूर रही थीं। उनके मन में एक ही ख्याल गूंज रहा था, दाओशेंग, और वह भी एल्डर कुन हुआंग से ज्यादा पावरफुल डूशेंग। ये कैसे पॉसिबल है? सिर्फ 2 साल में यह आदमी इतना स्ट्रांग कैसे हो गया? वे शाओयान को पीछे छोड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब उन्हें एहसास हुआ कि वे उसकी पीठ तक भी नहीं देख पा रहे थे। यह उन दोनों के लिए एक बड़ा ब्लो था। अचानक 2 गगनभेदी फिनिक्स क्राइज पूरे एम्प्टी रेल्म में गूंज उठी। कुन हुआंग और यिंग हुआंग के शरीर पल भर में फैल गए। पलक झपकते ही वे हाफ ह्यूमन हाफ बीस्ट फॉर्म में बदल गए। वायलेंट फ्लक्चुएशंस मिनी स्टॉर्म्स की तरह उनके शरीर से फूट पड़ी, जिसने 1 लाख फुट के दायरे में कैओटिक स्पेशल फ्लो को जबरदस्ती बिखेर दिया। जाओयान ने सिर उठाकर आसमान की ओर जोर से हंसते हुए कहा, हाँ, 2 डूशेंग होने से क्या फर्क पड़ता है? आज देखता हूँ कि 2 डूशेंग मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं। उसकी हंसी गड़गड़ाहट जैसी थी। गोल्डन जायंट ने एम्प्टी स्पेस में कदम रखा, पूरी तरह ओवरबेयरिंग और अनस्टॉपेबल। और इसी के साथ यह एपिसोड यही खत्म होता है। और अगर आपको इसके आगे का भी एपिसोड चाहिए, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।